वेलकम टू शिवम्स बायोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना था। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये कहाँ होता है और कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं उन्हें जाना था हमने। और फिर मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के बारे में। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस कैसे होता है उस पूरे प्रोसेस के बारे में। लेकिन उसे शुरू करने से पहले मैं उस क्वेश्चन की तरफ आना चाहूंगा जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने पूछा था आप सबों से, और कमेंट सेक्शन में किसी स्टूडेंट ने बहुत सही जवाब दिया। क्वेश्चन था कि जो स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं वो लीफ के निचले सरफेस पे ही क्यों होते हैं, ऊपर वाले सरफेस पे क्यों नहीं होते हैं। इसका सही जवाब ये है कि अगर स्टोमाटा लीफ के ऊपरी सरफेस पे यानी कि एडेक्सियल सरफेस पे होंगे तो दिन के समय में इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा वाटर का, यानी कि जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है उसके थ्रू वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसी वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए स्टोमाटा लीफ के ऊपरी हिस्से पे ना होकर निचले हिस्से पे यानी कि एबैक्सियल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, आपका सही जवाब मुझे मिला कमेंट सेक्शन में। चलिए अब शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को, यानी कि आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, बिकॉज उस वीडियो से ही जुड़ा हुआ है ये वीडियो। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर हम फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस को बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। देखो, जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है ये तो आप समझ चुके हो। क्या होता है मैं फिर से बता दूं एक बार कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज किया जाता है और बनाया क्या जाता है ग्लूकोज, लिबरेट होता है यहां पर ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर हम कुछ स्टेप्स में क्लासिफाई करें तो 3 स्टेप्स मिलते हैं। चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप जो है उसमें क्या होता है कि जो सनलाइट आ रहा है उस सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। चलो लिखते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल यानी कि सनलाइट जो आ रहा है उसकी एनर्जी को किसने एब्जॉर्ब कर लिया, क्लोरोफिल ने। और इससे क्या होगा कि क्लोरोफिल जो है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। फिर आगे क्या होना है भाई, सेकेंड स्टेप में कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी। अगर आपको भी डिफिकल्ट लग रहा हो तो थोड़ी देर रुक जाओ, मैं फिर से इन सारे स्टेप्स को बताऊंगा और फिर क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये कन्वर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो। कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो जो सोलर एनर्जी को क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया उसे यहां पर कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। कैसे कन्वर्ट होता है बस थोड़ी देर में जानने वाले हैं। एंड और यहां एक और चीज होता है, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। इसे आप फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी कह सकते हो, क्योंकि सनलाइट की एनर्जी का यूज किया जाता है यहां पर वाटर को स्प्लिट करने के लिए, तो इसे फोटोलाइसिस भी कह सकते हैं। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, और कैसे, लाइट का यूज करके, यानी कि फोटोलाइसिस। और ये जो है ना कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एक्चुअली यहां पर एटीपी और NADPH का भी फॉर्मेशन होता है। एटीपी और NADPH का भी यहां पर फॉर्मेशन होता है। तो ये जो केमिकल एनर्जी एक्चुअली है ना वो कहां स्टोर हो रही है, यहां आ रही है। सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया गया यहां पर किसमें, केमिकल एनर्जी में। और साथ साथ एक और काम हो रहा है, वो क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जो थर्ड स्टेप है वहां पर एक्चुअल काम होता है। क्या होता है भाई, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज।
मैं सिंपली यहां पर ग्लूकोज लिख रहा हूं, बट यहां पर दूसरे टाइप के शुगर्स भी बनते हैं जिन्हें कि आप हायर क्लासेस में जानोगे। रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज, तो जो फूड है वो तो यहां पर बन गया। आप कहोगे कि फिर ये सब क्यों हुआ, ये लफड़ा क्यों क्रिएट किया गया, सोलर एनर्जी को क्यों कन्वर्ट किया गया केमिकल एनर्जी में? ये स्टेप तो यहां थर्ड स्टेप अलग से हो ही रहा है। तो CO2 को जो रिडक्शन किया गया ना ग्लूकोज में, CO2 का जो रिडक्शन हुआ ग्लूकोज में, वहां पर उस प्रोसेस में ATP और NADPH की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, थोड़ी देर में जानेंगे। यहां आपने 3 स्टेप्स को देखा, मैं फिर से समराइज कर रहा हूं। फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में डिवाइड हो सकता है। जो पहला स्टेप है वो क्या है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया किसने, क्लोरोफिल ने, और फिर क्लोरोफिल ने जो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है उसे कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, केमिकल एनर्जी में, जो कि किन मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर हुई, ATP एंड NADPH के अंदर। और यहां साथ साथ एक और चीज हुआ कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसे तोड़ दिया गया। क्यों टूटा वाटर, थोड़ी देर में क्लियर होगा वो। और साथ साथ जो फाइनल स्टेप है वहां पर CO2 को रिड्यूस कर दिया गया किसमें, ग्लूकोज में। अब इन सारे स्टेप्स को हम लाइट के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, यानी कि कहां पर सनलाइट की आवश्यकता डायरेक्टली होती है और कहां पर नहीं होती है। तो देखो जो पहला 2 स्टेप है ना, सोलर एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, बिल्कुल यहां पर सनलाइट का यूज हो रहा है और यहां पे सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। तो ये दोनों स्टेप जो है ना, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर, लाइट पर। इसलिए इन दोनों स्टेप्स को हम लाइट रिएक्शन के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, लाइट रिएक्शन के अंदर। लाइट रिएक्शन का मतलब है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि ऐसे रिएक्शंस जो कि लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। और जो थर्ड स्टेप है ना, ये लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है, हाँ लाइट रिएक्शन से बने हुए प्रोडक्ट्स पर जरूर डिपेंड करता है, बट लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है। इसलिए ये जो थर्ड स्टेप है इसे हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को ही डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। बट बहुत सारे बच्चे डार्क रिएक्शन का मतलब यह समझ जाते हैं कि ये डार्क में होगा, दिन के लाइट में नहीं होगा, जब रात हो जाएगी फिर ये रिएक्शन होगा। बट ऐसा नहीं है। डार्क रिएक्शन एक्चुअली एक मिसनोमर है, एक गलत टर्म है जिसे कि यूज किया जाने लगा। एक्चुअल टर्म है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब ये जो रिएक्शन है ये लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो पहले दोनों स्टेप्स हैं वो लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, इसलिए इन दोनों स्टेप्स को हम लाइट रिएक्शन के अंदर डालते हैं। और जो थर्ड स्टेप है जहां की CO2 से ग्लूकोज बन रहा है वो लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है, इसलिए उन रिएक्शंस को हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ओके, तो अब इस पूरे प्रोसेस को हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इन दोनों टॉपिक्स के अंदर पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। अब तक मैंने जो कुछ भी बताया, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करना और वापस शुरू से यहां तक फिर से समझना। जब यहां तक की सारी बातें समझ में आ जाए फिर ही आगे बढ़ना, और पॉज करके यहां तक का नोट जरूर बना लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं पहले बात करूंगा किसकी, लाइट रिएक्शन की, यानी कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ऐसे रिएक्शंस जो कि लाइट पर डिपेंड करते हैं। लाइट रिएक्शन की बात कर रहा हूं। देखो लाइट रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, एक बात और बता दूं, आप क्लास 10th में हो ना, तो यहां पर आपको फोटोसिंथेसिस का बस एक ट्रेलर दिखाया जा रहा है, पूरी मूवी आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे। एक्चुअली जब आप फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ोगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डांस है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं फोटोसिंथेसिस। बट यहां क्लास 10th में मुझे आपके लेवल पर बताना पड़ रहा है और इसलिए मैं चीजों को काफी सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूं। बट ऐसा मत समझना कि चीजें बस इतनी सी हैं, ठीक है ना। ये जो लाइट रिएक्शन देख रहे हो ना, मैं बस इतना सा बताऊंगा आपको, क्योंकि क्लास 10th में बस इतना सा ही है, लेकिन असल में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखो जो सनलाइट है वो आया, सनलाइट आया, कहां गया सनलाइट, सनलाइट आकर के सेल के अंदर, हमारे सेल के अंदर नहीं, प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में पहुंचा। मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताया था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे थैलाकॉइड्स प्रेजेंट थे और मैंने आपको बताया था कि जो लाइट रिएक्शन है वो थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर होता है।
याद करना, मैंने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को बताते वक्त आपसे कहा था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का एक हिस्सा तो थैलाक्वाइट्स में होता है और दूसरा हिस्सा स्ट्रोमा में होता है। तो यहां जो लाइट आएगा वो थैलाक्वाइट के मेम्ब्रेन पर एक कोई खास वहां प्रेजेंट होगा, वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। गेस करना कौन है वो? बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोफिल। कौन है? क्लोरोफिल। तो यहां मान लो मैं एक थैलाक्वाइड बना रहा हूं और इसके ऊपर बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, मैं उनका नाम यहां नहीं लूंगा। यहां पर मान लो कि क्लोरोफिल है, ये क्या किया? लाइट को एब्जॉर्ब किया, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अब देखना क्या होता है जब ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ध्यान से सुनना, जब ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाता है। क्यों एक्साइटेड हुआ? इसकी एनर्जी स्टेट हायर स्टेट में पहुंच गई। अब ये एक हायर एनर्जी स्टेट में है और जब इसके पास ज्यादा एनर्जी आ गई, ये एक्साइटेड हो गया, तो इसके आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो भाग जाता है। मतलब वो इतना एक्साइटेड हो गया, उसके पास एनर्जी इतनी ज्यादा आ गई कि वो अब अपने घर में रहना ही नहीं चाहता है। जैसे कि कुछ लोग ज्यादा पैसा हो जाने के बाद क्या हो जाते हैं? उड़ने लग जाते हैं हवा में। तो ऐसे ही वो इलेक्ट्रॉन जमीन को छोड़कर उड़ जाता है, यानी कि वो अपने घर को, जो उसका क्लोरोफिल था, उस मॉलिक्यूल को छोड़कर वो इलेक्ट्रॉन भाग जाता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन भागता है, ध्यान देना, मैं फिर से रिकैप कर रहा हूं, क्या हुआ भाई? सनलाइट की एनर्जी आई, उस एनर्जी को किसने एब्जॉर्ब किया? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल ने। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल ने जब उसे एब्जॉर्ब कर लिया तो वहां पर एनर्जी काफी ज्यादा हो गई और वो जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल था, उसका आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन इतना एक्साइटेड हो गया उस एनर्जी को पाकर के कि भाग गया, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को छोड़कर भाग गया वो। और अब वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर फ्री फॉर्म में है, काफी ज्यादा हायर एनर्जी स्टेट में है, तो क्या होगा उसके साथ? आपको तो पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। धीरे धीरे वो अपने एनर्जी को खोता जाएगा और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी ना, लिबरेट होगी ना, उस एनर्जी का यूज करके क्या किया जाएगा? एटीपी बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा भाई एटीपी को? यहां पर पहले से एडीपी प्रेजेंट होगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और उसके ऊपर एक फॉस्फेट को जोड़ दिया जाएगा। ये एडीपी के ऊपर ध्यान देना, एडीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ने में जो एनर्जी चाहिए होगी ना, वो एनर्जी कहां से आएगी? वो जो इलेक्ट्रॉन भागा है, वो जो हायर एनर्जी स्टेट में है, उसकी एनर्जी क्या हो रही है? खत्म हो रही है। वो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसी एनर्जी का यूज करके यहां पर बॉन्ड बनाया जाएगा और क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। मैं फिर से बता दूं, एटीपी के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। यहां पर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक टॉपिक है जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, फिर ये चीज और क्लियर हो जाएगा। बट अभी आपको बस इतना सा समझना है कि क्लोरोफिल एक्साइटेड हुआ था, उसका इलेक्ट्रॉन भागा था, वो जो एनर्जी लेकर भागा था, उस एनर्जी को वो खोता जा रहा है और उसी एनर्जी का यूज करके यहां पर बॉन्ड बनाया जा रहा है और फॉर्मेशन किसका हो रहा है? एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ध्यान देना, होता क्या है भाई? एटीपी का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये तो सही बात है, बट उस क्लोरोफिल के बारे में तो सोचो जिसका कि इलेक्ट्रॉन भाग गया। क्या उस इलेक्ट्रॉन को खोने के बाद वो अपनी नॉर्मल स्टेट में है? बिल्कुल भी नहीं है भाई, उसका कोई खो गया है। तो वो चाहेगा ना कि कहीं से हमको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि हम भी स्टेबल हो जाएं। अब ध्यान देना, ये जो क्लोरोफिल है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। क्यों बन गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? जो कि किसी को भी ऑक्सीडाइज कर दे। ऑक्सीडाइज करने का मतलब यहां किसी का इलेक्ट्रॉन छीन ले, और ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया कि ये वाटर का इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, और वाटर से इलेक्ट्रॉन जो ये छीनता है ना, तो वाटर स्प्लिट हो जाता है, और वाटर स्प्लिट होकर देता है इलेक्ट्रॉन और साथ साथ देता है प्रोटॉन, यानी कि हाइड्रोजन आयन। अब देखना क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया जाता है किस काम में? मैं फिर से बताऊं आपको, याद दिला दूं, क्लोरोफिल से क्या भाग गया था? इलेक्ट्रॉन भाग गया था। उस इलेक्ट्रॉन को वापस पाने के लिए क्लोरोफिल ने क्या किया? वाटर को स्प्लिट कर दिया। वाटर के स्प्लिट होने से जो इलेक्ट्रॉन मिला, उस इलेक्ट्रॉन को पाकर क्लोरोफिल अपने स्टेबल स्टेट में पहुंच गया। और जो हाइड्रोजन आयन है, ये जो हाइड्रोजन आयन है, इसका यूज दो काम में होता है। थोड़ा बहुत इसका यूज एटीपी बनाने में होता है। कैसे होता है आगे की क्लासेस में जानोगे। मैंने बताया था ना कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक चीज है।
यहां पर इलेक्ट्रॉन और ये जो प्रोटॉन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इलेक्ट्रॉन का मैं तो आपको यूज बता दिया मैंने कि क्लोरोफिल से जो इलेक्ट्रॉन भागा था उस इलेक्ट्रॉन को ये रिप्लेनिश कर रहा है, उसकी जगह को फुलफिल कर रहा है और क्लोरोफिल को अपने नॉर्मल स्टेट में पहुंचा रहा है। और ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन का एक यूज मैंने आपको बताया कि एटीपी बनाने में हेल्प करता है, और दूसरा यूज क्या है भाई, मैंने जो आपको 3 स्टेप्स बताया था वहां पर एटीपी के साथ एक और चीज बना था, याद करना क्या, NADPH। NADPH जो है ना भाई, ये देखो पहले से NADP प्रेजेंट होता है जहां पर ये सारा कुछ हो रहा है, यानी कि थैलाकॉइड के पास NADP पहले से प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये NADP क्या है, इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं बिकॉज मैं ये एंश्योर कराना चाहता हूं कि आप इस टॉपिक को अपने बुक में भी जरूर पढ़ो, और बुक में पढ़कर आपको NADP का जो फुल फॉर्म मिले वो मुझे जरूर बताना, ठीक है भाई। तो देखो NADP पहले से प्रेजेंट है और मुझे बनाना है NADPH, यानी कि इसमें मुझे जोड़ना है H को। H कहां से आएगा भाई, हमारे पास तो H+ है, लेकिन H+ के साथ अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को मिला दें, यानी कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम वाटर के टूटने से जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन का तो यूज हो गया यहां पर क्लोरोफिल को स्टेबल बनाने में, और कुछ इलेक्ट्रॉन का अगर हम यहां यूज कर लें तो क्या बन जाएगा भाई, एक पॉजिटिव चार्ज था, मैंने इसे एक निगेटिव दे दिया, ये क्या बन गया H, और इस H को हमने यहां चिपका दिया, क्या बन गया NADPH, क्या बन गया NADPH। यानी कि लाइट रिएक्शन में हमने एटीपी को तो बनाया ही, साथ साथ किसको बना दिया, NADPH को। याद करना, हमने जो 3 स्टेप्स को देखा था वहां का पहला स्टेप क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। देखो सोलर एनर्जी को किसने एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल ने। क्लोरोफिल एक्साइटेड हो गया, ध्यान से सुनना, मैं फिर से सारा प्रोसेस बता रहा हूं। क्लोरोफिल एक्साइटेड हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन भाग गया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज किया गया एटीपी को बनाने में, और वो जो इलेक्ट्रॉन भागा था उसे वापस पूरा करने के लिए क्या किया गया, वाटर को तोड़ दिया, किसने, क्लोरोफिल ने। एक्चुअली क्लोरोफिल ने ऑक्सीडाइज कर दिया वाटर को, स्प्लिट कर दिया, और वहां से इलेक्ट्रॉन छीनकर वो क्लोरोफिल स्टेबल हो गया, और वहां से जो कुछ हाइड्रोजन आयंस रिलीज हुए थे उनका कुछ तो यूज किया गया एटीपी बनाने में, और कुछ का यूज किया गया क्या बनाने में, NADPH बनाने में। एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, अगर यहां तक का सारा प्रोसेस क्लियर हो गया हो तो ही आगे बढ़ना, अगर यहां एटीपी का बनना और NADPH का बनना क्लियर ना हुआ हो तो वीडियो को पॉज करना और वापस से यहां तक देखना। फिर भी अगर समझने में कोई परेशानी हो तो कमेंट्स में जरूर पूछना मुझसे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा लाइट रिएक्शन में फॉर्मेशन हो गया किसका, एटीपी का और NADPH का। आपके बुक में एक टर्म यूज होती है एसिमिलेटरी पावर, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। ये एसिमिलेटरी पावर क्या है, एक्चुअली आगे के स्टेप्स में जब CO2 को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज में, CO2 का जो एसिमिलेशन होगा उसमें हेल्प करेंगे ये दोनों कंपाउंड्स एटीपी एंड NADPH, इसलिए इन दोनों को कंबाइंडली एसिमिलेटरी पावर्स भी कहा जाता है। ओके, तो लाइट रिएक्शन यहां पर कंप्लीट होता है। हमने लाइट रिएक्शन में किसका किसका यूज किया, यहां पर आप याद करना कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल्स थे वो कौन कौन थे, CO2 एंड H2O। क्या हमने अभी CO2 का यूज किया है, नहीं किया है। हमने किसका यूज किया है, अभी वाटर का यूज किया है। वाटर तो यूज हो गया, यहां पर वाटर यूज हो गया किस चीज में, यहां वाटर स्प्लिट हुआ है और प्रोवाइड किया है हमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। और हमने लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट्स कौन कौन सा बनाया, एटीपी, चलो मैं यहां लिख देता हूं जो आपको दिखे, एटीपी एंड साथ साथ में क्या बना है, NADPH, ठीक है। एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन हो गया। अब हम प्रोसीड करेंगे किधर, डार्क रिएक्शन की तरफ। चलो, डार्क रिएक्शन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि डार्क रिएक्शन एक्चुअली डार्कनेस में नहीं होता है, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। चलो मैं लिखता हूं यहां पर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, और इससे ही क्या कहा जाता है, डार्क रिएक्शन। ये कहां पर होता है भाई, कहां पर होता है, स्ट्रोमा में होता है। कहां होता है, स्ट्रोमा में होता है। आपको याद हुआ क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड फिल्ड होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। एक्चुअली अब यहां पर क्या होना है,
आपने लाइट रिएक्शन के अंदर बना लिया है क्या, एटीपी एंड NADPH, इनका यूज होगा और एक रॉ मटेरियल बचा हुआ है, कौन सा, CO2 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है भाई, CO2 बचा हुआ है। असल खेल तो यही होना है क्योंकि मेन रॉ मटेरियल कौन है, CO2 है। CO2 से बनाना क्या है, ग्लूकोज बनाना है। क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। देखो एक बात ध्यान देना, यहां पर CO2 से ग्लूकोज बनाने का जो ये प्रोसेस है ये थोड़ा बहुत वेरी करता है अलग अलग प्लांट्स में। ध्यान से समझना, कुछ प्लांट्स में ये प्रोसेस अलग तरीके से होता है, कुछ में कुछ दूसरे तरीके से होता है, बट जो बेसिक चीज है वो ये है कि CO2 से क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। और आपको क्लास 10th में इस पूरे प्रोसेस को पढ़ना है केल्विन साइकिल टॉपिक के अंदर। केल्विन साइकिल क्या है भाई, केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था और इसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं। C3 साइकिल क्यों कहते हैं, बिकॉज यहां पर CO2 से आगे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन वाला होता है। कितने कार्बन वाला होता है, 3 कार्बन वाला। तो इस साइकिल में जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन वाला होता है, इसलिए इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, C3 साइकिल। आपको मैं यहां पर एक बार रोकता हूं और बताता हूं एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट। C3 साइकिल के अलावा C4 साइकिल भी होता है, जहां की पहला प्रोडक्ट जो बनेगा स्टेबल वाला वो 4 कार्बन वाला होगा। क्या होगा, 4 कार्बन वाला होगा। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA बनेगा वहां पर। और कुछ डेजर्ट प्लांट्स में ये प्रोसेस अलग तरीके से होता है, जिसे कि हम CAM यानी कि क्रसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। C4 साइकिल आपके काम का अभी नहीं है, इसे आप क्लास 11th में पढ़ोगे। और ये जो कैम पाथवे है इसे मैं इस वीडियो के बाद शॉर्ट में बता दूंगा, बिकॉज थोड़ा बहुत ये आपको जानना जरूरी है। बट यहां हम फोकस करेंगे किसके बारे में, C3 साइकिल के बारे में। ठीक है, देखो ये जो CO2 है इसे यहां पर पकड़ना है। सबसे पहले पकड़ना है मतलब ये तो गैसियस स्टेट में है ना भाई, स्टोमाटा से आया, अभी तो ये गैस के फॉर्म में है। तो सबसे पहले इसे रोक कर रखना है और इसे रोकने का काम सबसे पहले कौन करेगा, एक एंजाइम आएगा। एंजाइम का नाम है रुबिस्को। क्या नाम है, रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम आता है और CO2 को कंबाइन करवाता है। किसके साथ कंबाइन करवाता है, यहां पर पहले से एक कंपाउंड प्रेजेंट है जिसका नाम है RUBP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट। RUBP का पूरा नाम क्या है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट। RUBP के साथ कंबाइन ग्लूकोज को, RUBP के साथ CO2 को कंबाइन कौन एंजाइम करवा रहा है, रुबिस्को। रुबिस्को का पूरा नाम है राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये एक्चुअली कराता क्या है, रुबिस्को जो है वो एक्चुअली RUBP के साथ CO2 को कंबाइन करवाता है और यहां पर बनाता है एक कंपाउंड को जो कि है 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन कंपाउंड। 3 कार्बन कंपाउंड। कंपाउंड्स का नाम यहां पर आपको याद रखना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, बिकॉज केल्विन साइकिल का डिटेल क्लास 10th के लिए आवश्यक नहीं है। आपको बस एक बेसिक ओवरव्यू रखना है इस टॉपिक का। तो यहां पर क्या हुआ भाई, कार्बन का फिक्सेशन हुआ। क्या हुआ, कार्बन का फिक्सेशन हुआ। फिक्सेशन का मतलब वो गैसियस स्टेट में था, हमने उसे एक एंजाइम की मदद से ट्रैप कर लिया और दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करके रख लिया। अब ये जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड बना इसे फिर आगे कन्वर्ट किया जाएगा दूसरे कंपाउंड में। क्या किया जाएगा, दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाएगा, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में ये कन्वर्ट होगा। और ये जो कन्वर्ट होगा यहां पर ATP यूज होगा और NADPH यूज होगा। क्या यूज होगा, ATP यूज होगा और NADPH यूज होगा। ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये वाला जो स्टेप है ये कहलाता है रिडक्शन। रिडक्शन क्यों कहलाता है, बिकॉज एक्चुअली यहां पर हाइड्रोजन ऐड होगा। हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है, आपको पता है ना। तो ये रिडक्शन कहला रहा है। और वो हाइड्रोजन कौन देगा, हमने जो NADP के ऊपर इस H को लगाकर रखा था, किस दिन के लिए लगाया था भाई, वो ही H यहां पर यूज होगा। NADPH वाला जो H है वो यूज होगा और साथ साथ यहां पर एनर्जी प्रोवाइड करने का काम किसका है, ATP का है। तो हमने ATP और NADPH को बनाया था लाइट रिएक्शन में, वो NADPH और ATP यहां यूज हो रहा है, आगे भी यूज होगा बट यहां आप देखो यूज हो रहा है रिडक्शन में। और यहां पर एक शुगर बनता है जो कि 3 कार्बन वाला है। कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला है।
और ऐसा ऐसा 2 साइकिल जब चलेगा ना, तो इस 3 कार्बन वाले शुगर से फॉर्मेशन कर लिया जाएगा किसका? ग्लूकोज का। बिकॉज ग्लूकोज में कितना कार्बन है? C6H12O6। कार्बन कितना है? 6 है। तो ये स्टेप जब 2 बार होगा तो 3 3 हो गया 6, तो फॉर्मेशन किसका हो पाएगा यहां पर? ग्लूकोज का। लेकिन एक और बात ध्यान रखना जरूरी है, ये साइकिल भी पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। ये जो RUBP यहां पर इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है भाई? CO2 को पकड़कर ये ट्रैप कर रहा है, CO2 को रोक कर रख रहा है। तो ये CO2 को रोकने वाला ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड अगर खत्म हो जाएगा तो ये प्रोसेस तो रुक जाएगा ना। तो इसे RUBP को मेंटेन किए रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड बना था ना यहां, इसे कुछ कंपाउंड का तो यूज हो जाता है यहां ग्लूकोज बनाने में, और कुछ को वापस भेज दिया जाता है RUBP को रीजनरेट करने के लिए। किसको रीजनरेट करने के लिए? RUBP को। और ये जो स्टेप है ना, ये कहलाता है रीजेनरेशन। क्या कहलाता है ये? रीजेनरेशन। यानी कि आपने देखा कि इस स्टेप में CO2 को रुबिस्को एंजाइम की मदद से RUBP के साथ कंबाइन कराया गया और एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड बना। फिर इस 3 कार्बन वाले कंपाउंड पे हमने चिपका दिया हाइड्रोजन को, कहां से छीनकर? NADPH से छीनकर, और ये प्रोसेस कहलाया रिडक्शन। अब जो कंपाउंड बना, उस कंपाउंड से हमने किसका फॉर्मेशन कर लिया? ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लिया, और कुछ उस कंपाउंड को भेजकर हमने RUBP को रीजनरेट करवा दिया। तो ये कैल्विन साइकिल कहलाता है, और इसे हम C3 साइकिल कहते हैं, बिकॉज इसका जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन वाला होता है। ठीक है। एक्चुअली ये है फॉस्फोग्लिसरेट, PGA, या फिर इसे हम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं। और ये जो बनता है 3 कार्बन वाला कंपाउंड, ये है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। बट आपको इन टर्म्स में भी नहीं उलझना है। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा था, उसका जो उद्देश्य था ग्लूकोज को बनाना, वो पूरा हो गया, है ना। अगर आपको अब समझने में कोई परेशानी है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाना, और जहां पर परेशानी हो उस चीज को फिर से समझना। एक बार फिर से मैं पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रिकैप कर रहा हूं एक समरी के फॉर्म में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये चीज अगर आप अच्छे से देख लोगे तो इस मैकेनिज्म को समझना आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। देखना, हमने पूरे प्रोसेस को 2 रिएक्शंस में बांटा, लाइट रिएक्शन में एंड डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में यूज हुआ था किसका? सनलाइट का। किसका यूज हुआ था? सनलाइट का। और यूज हुआ था किसका? वाटर का। यहां पर प्रोडक्ट्स क्या बने थे? ATP एंड NADPH। ठीक है। डार्क रिएक्शन में हमने क्या किया? ATP और NADPH का यूज किया। क्या किया? ATP एंड NADPH का यूज किया। यहां पर रॉ मटेरियल कौन सा यूज हुआ? CO2, ATP और NADPH का हमने यूज किया, और फाइनली प्रोडक्ट हमने क्या ऑब्टेन किया? ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस की समरी यही है। यहां पर सनलाइट यूज हो रहा है, H2O यूज हो रहा है लाइट रिएक्शन के अंदर, और यहां पर प्रोडक्ट्स क्या बने? ATP एंड NADPH। और इन्हीं कंपाउंड्स का यूज किया गया कहां? डार्क रिएक्शन में, और CO2 को इनकी मदद से कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है भाई। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस यहां पर कंप्लीट होता है। ठीक है ना। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैम पाथवे के बारे में, और यह भी बताऊंगा कि क्यों कुछ प्लांट्स C3 साइकिल के अलावा C4 साइकिल या कैम पाथवे को ऑप्ट करते हैं। इसकी क्या जरूरत होती है, क्यों वो प्लांट्स अपना तरीका बदल लेते हैं। आई होप आपको फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखना, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपके दिमाग में। अगर अभी आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लोगे तो हायर क्लासेस में जब आप इसे डिटेल में पढ़ोगे तो समझना और भी ज्यादा आसान होगा आपके लिए। अगर आपको इस वीडियो को समझने में कोई परेशानी हुई हो तो आप कमेंट्स में जरूर मुझे बताना, और आपके डाउट्स को मैं निश्चित रूप से क्लियर करूंगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।